आज हम लोग चैप्टर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं? 5। यात्रियों के नज़रिए से। हाँ, चैप्टर नंबर कितना? देखिएगा, चैप्टर का नाम ही क्या है? यात्रियों के नज़रिए से। यानी अब हम लोग जो कुछ भी जानने और समझने वाले हैं वो किसके नज़र से? यात्रियों के नज़रिए से। और ये यात्री कहाँ के होंगे सर? तो यात्री बाहर से आए हुए होंगे, बाहर से आकर के कहाँ रह रहे होंगे? और भारत में रह रहे होंगे, तो भारत में जो कुछ भी देखेंगे समझेंगे कहाँ लिखेंगे? तो हम लोग इतिहास को कितने भागों में बांट करके देखते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2 और तीसरा आधुनिक भारत भाग 3। अब तक हम लोग जो पढ़े हैं वो पहले भाग को पढ़े हैं। किस भाग को? पहले भाग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़े? तो आपका शुरुआत हुआ था हड़प्पा काल से। कहाँ से शुरुआत हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में फिर पढ़े थे वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। फिर तीसरे चैप्टर में पढ़े थे महाभारत के बारे में, कि महाभारत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति। ऐसा कुछ था कि महाभारत के संदर्भ में, यानी महाभारत पढ़ करके उस समय के, यानी जिस काल में महाभारत की घटना हो रही थी या महाभारत की रचना हो रही थी, उस काल की समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसा था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये हम लोग किसको पढ़ करके समझे थे? महाभारत को पढ़ करके समझे थे। फिर हम लोग उसके बाद पढ़े थे मौर्य काल, और उसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मौर्योत्तर, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और उस समय की जो स्थापत्य कला की शैलियाँ थी उसको भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें अमरावती शैली देखे थे, मथुरा शैली देखे थे, गांधार शैली देखे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अब उन 4 चैप्टर पढ़ने के बाद अब हम लोग इंटर कर रहे हैं 5वें चैप्टर की ओर। किसमें? लेकिन इससे पहले जो हम लोग कल चर्चा किए थे उसका थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कल नहीं थे, तो उनके लिए कि हम लोग सर शुरुआत एकदम क्लास का किए थे। क्लास का जब शुरुआत किए थे तो हम लोग ये पढ़े थे कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। किसके स्रोत? इतिहास अध्ययन के स्रोत। अध्ययन करने का मतलब पता है ना? स्टडी करना। इतिहास अध्ययन के स्रोत। तो हम लोग देखे थे सर कि किसी भी समय के अगर इतिहास को जानना है, किसी भी समय के क्या करना है? इतिहास को जानना है। इतिहास क्या होता है? बीता हुआ कहानी। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बीती हुई बातों को हम लोग पढ़ते हैं इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत, यही ना? तो सर बीता हुआ बात है उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो बीते हुए बात के बारे में जानने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अब प्रमाण क्या हो सकता है? लिखित रूप में हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, या फिर कोई आपको कहे, उस समय का कोई व्यक्ति जो उस घटना को देखा हुआ हो वो आपको आकर के बताए। एक उपाय ये हो सकता है। एक उपाय ये हो सकता है कि अगर कोई घटना घट रहा है किसी समय में, तो उस घटना के घटने के क्रम में उस समय जो वस्तुएं इस्तेमाल में लाई जाती होंगी, जो जिन चीज़ों को उस समय के मानव प्रयोग करता होगा, उसको देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम लोग कुल मिलाकर के 3 वर्गों में बांटे थे। इतिहास अध्ययन के स्रोत को कितने भागों में बांटे थे? 3 और एक एक करके पढ़े थे। जैसे हम लोग जो पहला लिखे थे वो पुरातत्व लिखे थे। क्या लिखे थे? पुरातत्व। कि हम लोग को इतिहास अध्ययन का एक स्रोत है, वो क्या है? पुरातत्व। यानी प्राचीन काल के लोगों के द्वारा, यानी जो बीता हुआ समय है उनकी बात करते हैं, कि प्राचीन काल के लोगों के द्वारा कुछ वस्तुएं, कुछ औजार, उनके जीवाश्म में उनके द्वारा इस्तेमाल में लाया गया जो भी उपकरण होगा वो कहीं ना कहीं वो दब गया होगा ज़मीन के अंदर। और जब इन दबी हुई औजारों को, दबी हुई उपकरणों को क्या करते हैं? खुदाई करके निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? और उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, और कल्पना कर करके हम लोग इतिहास को लिखते हैं या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से एक विशाल स्नानागार मिला था।
क्या मिला था? स्नानागार मिला। फिर पूरा एक हौज जैसा था, उसमें उतरने वाली सीढ़ी थी, गंदे पानी को निकालने के लिए नाली था, नए पानी को उसमें फिर से भरने के लिए कुआं था, कपड़ा बदलने के लिए आसपास में कमरे बनाए गए थे। ये सब पढ़े थे हम लोग। तो ये सब पढ़ करके क्या वहाँ पे लिखा हुआ था? नहीं। जो इतिहास लिखा होगा, जो खुदाई किया होगा, क्या उसको ये लिखा हुआ मिला था कि ये सीढ़ी था तो इसे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? या फिर ये लिखा था कि ये कमरा है तो कमरा का इस्तेमाल कपड़ा बदलने वगैरह के लिए किया जाता था? कुआं है तो कुआं से पानी डालने के लिए किया जाता था? ऐसा कुछ लिखा हुआ उन लोग को मिला था? जी नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था? एक ढांचा मिला था, एक आकृति मिला था जो स्विमिंग पूल की तरह था, जिसको हम लोग स्नानागार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्नानागार। अब उसी स्नानागार को देखते हैं, और जैसे ही उस स्नानागार को देखते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलना शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न कि सर स्नानागार को क्यों बनाया गया? तो बताइए, अनुमान ही लगाएंगे ना कि स्नानागार बनाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं स्नान करना होगा। लोग यहाँ पे किसी भी पूजा अर्चना से पहले क्या करते होंगे? सामूहिक रूप से स्नान करने आते होंगे। इसीलिए तो ये क्या है? एक अनुमान है। क्या है? एक अनुमान। तो हम लोग को पूरा तत्व जो मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है सर? खुदाई से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खुदाई से प्राप्त होता है। और खुदाई से प्राप्त होता है, और इसी के आधार पे क्या करते हैं? इतिहास को लिखते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। और इस आधार पे हम लोग पूरा एक चैप्टर ही पढ़े हैं। कौन सा चैप्टर? सिंधु घाटी सभ्यता। IVC बोलते हैं ना शॉर्ट में इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े। उसमें कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं था। कोई ग्रंथ लिखा हुआ मिला है? नहीं। हमारे पास जो उनके द्वारा लिखा गया कुछ प्रमाण भी था, उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। बहुत चित्रात्मक लिपि थी उनकी, लेकिन क्या उसको हम लोग पढ़ पाए? उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो बहुत कुछ खास जानकारी मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जो उपकरण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे हम लोग बहुत कुछ जान पाते हैं। फिर देख रहे थे कि आज भी कुछ ऐसे स्थल हैं जिनकी खुदाई चल रही है। बहुत सारे स्थल देखे थे हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, ये सब बहुत सारे स्थल देखे थे। इन स्थलों की खुदाई आज भी चल रही है। तो लोथल में समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ा कुछ एविडेंस मिला है, जो किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। यानी सर जैसे जैसे इस सभ्यता से जुड़ा हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ साक्ष्य हमको मिलते जाएगा, इसके बारे में और भी जानकारी हमको प्राप्त होती रहेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पूरा जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। उम्मीद है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे और खुदाई होगा, और नए नए बातें निकल करके सामने आएगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी अनुमान लगाएं कि कोई मकान होगा, उसमें लोग रहते होंगे, और बाद में मालूम चले कि ये रहने के लिए नहीं बनाया गया था, इसको किसी और काम के लिए बनाया गया था। ऐसा भी होता है कि कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जो पहले की बातों को क्या करते हैं? काट देते हैं। यानी पहले की बातों को झूठा साबित कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मान्यता ये है, अब तक का जो इतिहास लिखा गया उसमें एक मान्यता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है आर्यों का आक्रमण, कि आर्य लोग बाहर से आए और यहाँ के लोगों पर हमला बोला, और यहाँ की पूरी सभ्यता क्या हो गई? नष्ट कर दी गई उनके द्वारा। ये एक मत है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो अब काम कर रहे हैं, जैसे राखीगढ़ में कुछ एविडेंस मिला है रथ वगैरह का, उसके आधार पर ये कहते हैं कि भाई आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ है। यानी यहाँ के लोग खुद इतने परिपक्व हो गए थे कि रथ वगैरह बनाने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे राखीगढ़ी में रथ का एविडेंस मिला है जो आर्यों के आक्रमण से पहले का है। तो कुछ मतलब परसेप्शन ये है जो बदलने का कोशिश किया जा रहा है एविडेंसों के माध्यम से,
या फिर परसेप्शन बदलता है, हमारी सोच जो पूरा पहले से चली आ रही है, जो पहले से बनी हुई धारणा है, वो कब बदल जाती है? जब हमको कुछ नया एविडेंस प्राप्त होता है तब। जैसे चोरी वोरी होता है ना क्लास उलास में, तो हम लोग को लगता रहता है कि यही चुराया होगा। बोलते हैं ना कि फलानवा के साथ हमारा रिश्ता ख़राब है, तो हो ना हो वही मेरा माल चुराया होगा। होता है ना ऐसा? बाद में मालूम चला चुराया कोई और था। और ये कैसे पता चला? तो कोई व्यक्ति आपको बोला, जो देखा हुआ था चोरी करते हुए, उसको देखा हुआ था, वो आपको बोला कि भाई वो नहीं चुराया, कोई और चुराया। तो आपकी जो धारणा बनी हुई थी वो क्या हो गया? गलत हो गया। और इतिहास में ये चलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सबसे झूठा विषय कोई है, कौन है? इतिहास है। क्योंकि इतिहास लिखने वाला अपने परसेप्शन के अनुसार वो कुछ भी लिख सकता है। कल्पना ही तो करना है, देखने का तरीका ही तो है, और वो देखने का तरीका में कुछ भी हो सकता है। जैसे कहावत है ना कि आधा गिलास पानी है, तो देखने वाला ये भी कह सकता है कि आधा खाली आधा भरा हुआ है। पानी तो उतना ही है ना, लेकिन देखने वाले के नज़रिए में कितना फ़र्क है। देखिए आप, एक बोल रहा है कि आधा गिलास है और एक बोल रहा है कि आधा खाली है, यानी एक आधा भरा हुआ है और एक आधा खाली है। तो देखने वाले का नज़रिया में भी अंतर होता है। तो इतिहास भी उसी का खेला है। हम लोग जो अकबर बाबर है उसको क्या मानते हैं? एक तरह से मानते हैं कि चलो भारतीयों पर ये शोषण किया था, भारतीयों को गुलाम बनाया था, भारत में इस्लाम धर्म फैलाया, एक नेगेटिव टाइप का मानते हैं। लेकिन वही पाकिस्तान में जाइएगा तो बड़ा महिमा मंडन होता है उनका। किनका? जो पूरे सल्तनत के शासक थे उनका महिमा मंडन किया जाता है। उनकी किताबों में उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो ये परसेप्शन की चीज़ें कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखाना चाहते हैं। सरकार भी बहुत बड़ा इसमें रोल निभाती है कि इतिहास को कैसे लिखा जाएगा। खैर, हम लोग उधर छोड़ते हैं। हम लोग अभी तक क्या देखे कि सर इतिहास अध्ययन के स्रोत है, उसके 3 पार्ट है। उसमें पहला पार्ट देखे थे, कौन सा? पुरातत्व। पुरातत्व में ये देखे कि बहुत सारी चीज़ें हमको खुदाई से प्राप्त होता है। खुदाई से प्राप्त हुई चीज़ों के आधार पे हम लोग जो जानकारी इकट्ठा करते, जैसे हम लोग कौन सा पढ़े थे? हड़प्पा सभ्यता। कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए आपके पास कोई लिखित स्रोत है ही? सिर्फ और सिर्फ क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत है, जिसके माध्यम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा बताए थे कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में आपको ये बताए थे कि अब हम लोग उस दौर में आते हैं, उस काल में प्रवेश करते हैं जहाँ पे मानव ना सिर्फ लिखना शुरू किया है, बल्कि वो बड़े बड़े ग्रंथ की रचना करने लग गया है। मानव क्या करने लग गया है? बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करने लगा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि 4 वेद पढ़ते हैं, इन वेदों के उपवेद, बहुत सारे पुराण, 18 पुराण, बहुत सारे उपनिषद, ये सब क्या है? लिखित ग्रंथ है। ये सब क्या है? ये हिंदू धर्म में ग्रंथ बताए। फिर आइएगा बौद्ध धर्म में जातक कथाएँ, त्रिपिटक। फिर आइएगा जैन धर्म में, उसमें भी बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको? ग्रंथ मिलते हैं लिखे हुए। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करके, यानी इन ग्रंथों को पढ़ करके भी हम उस समय के सामाजिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा हुआ करता था। जैसे हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में पढ़े थे, और यहाँ पे खास करके आपको पढ़ाए थे महाभारत में, कि महाभारत में आप जाइएगा तो महाभारत में ऐसा विवाह का जिक्र मिलता है जिसमें एक पत्नी यानी एक लड़की के बहुत सारे पति होते हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा हमको लगता है कि कहीं न कहीं उस समाज में बहुपति प्रथा का प्रचलन रहा होगा। यानी एक लड़की के बहुत सारे पति, बहुत सारे इन द सेंस एक से अधिक पति। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं महाभारत में, कुछ ऐसे भी चरित्र हैं महाभारत में जिसमें एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां थी। जैसे बताए थे कि पांडु के ही 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री।
हाँ, विचित्र वीर का भी 2 पत्नियां थी, अम्बा और। तो कहने का मतलब ये है सर कि एक और महाभारत से हमको ये पता चलता है कि उस समय यानी महाभारत के समय में एक महिला के एक से अधिक पुरुष हो सकते हैं, एक से अधिक पति हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी महाभारत से ये पता चलता है कि एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो सकती है। कोई दिक्कत? फिर उसी महाभारत को पढ़ करके हम लोग को वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, गोत्र के बारे में जानकारी मिलता है। गोत्र व्यवस्था पढ़ाए थे ऋषि मुनियों के नाम पर जो चल रहा था। हाँ, गोत्र के बारे में जानकारी मिलता है, 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलता है। ये सारी जानकारियाँ किससे मिल रहा है? हम लोग कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ साहित्यिक ग्रंथ को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी जाकर ये जानकारियाँ प्राप्त होता है। इतना तक में क्लियर है। और साहित्यिक स्रोत के आधार पे कौन कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़े हैं सर? तो एक पूरा महाभारत वाला चैप्टर ही पढ़े। कौन सा? महाभारत के संदर्भ में सामाजिक स्थिति, संदर्भ में सामाजिक, ये पूरा जो चैप्टर पढ़े वो किसको आधार बना करके? साहित्यिक स्रोतों को के ही आधार बना करके पढ़े। महाभारत साहित्यिक स्रोत है। आगे एक और चैप्टर पढ़े वैदिक काल वाला, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वेद पुराण, सब यही सब तो पढ़ रहे थे उस चैप्टर में। और सब क्या है? साहित्यिक स्रोत। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इस तरह से हम लोग 4 चैप्टर पुरातत्व और साहित्यिक स्रोतों का आधार लेकर के ख़त्म किए। लेकिन सर कुछ और भी चीज़ें था जो हम लोग ज़्यादा जोर तो नहीं दिए, लेकिन अनजाने में पढ़ ली। वो था विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का। और हम एक बात कल बताए थे कि सर इतिहास को अगर जानना है, क्या करना है? इतिहास को जानना है तो हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम स्रोतों को इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और क्रॉस चेकिंग करते हैं। क्रॉस चेकिंग का मतलब कि इसमें ये बात कहा गया है, क्या उसी समय में कोई और किताब लिखा गया था जिसमें वो बात है या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है लिखने वाला गलत लिख दे। जैसे बौद्ध ग्रंथ में एक बताए थे, ऐसा लिखा हुआ है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। लेकिन ऐसा एविडेंस हमको मिला नहीं है कि इतने सारे स्तूप भारत में बने थे, ऐसा एविडेंस। हाँ, कुछ एविडेंस मिला है, जैसे बनारस से मिला है, गया से मिला है, इन सब जगहों से कुछ एविडेंस, सांची वगैरह से मिला है एविडेंस। तो हम लोग कह सकते हैं कुछ तो बनाया गया है। लेकिन लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा के लिख दिया 84,000, एक बारगी हो गया एकदम कि तिल का ताड़ा बना दिया, मिला 10 वो बता दिया 10,000, वो वाला बात। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस चेकिंग करते हैं, किसी दूसरे ग्रंथ को पढ़ते हैं और वहाँ पे मिलता है कि भाई इतना नहीं, लेकिन इतना तो मिला ही था। जैसे वेनसांग का जो ग्रंथ था सीयू की, अगर उसको पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलता है खुद वेनसांग 9 से 10 स्तूपों को वो अपनी आँखों से देखा था। 9 से 10 स्तूपों को वो अपनी आँखों से देखा था। तो इससे इस बात का भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं सच में स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। भले ही 84,000 ना सही, लेकिन कुछ तो निर्माण करवाया गया था। और इससे इस बात का भी पता चलता है कि भाई कम से कम 84,000 तो नहीं था। तो जब हम 2 स्रोतों को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी मिलती है जो हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया हो सकता है कुछ में लिखा गया, कुछ में ना लिखा गया हो। इसीलिए जब आप पढ़ते हो तो बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? किताबों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पे लेखकों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको अलग अलग तरह के बातें पता चल सके। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है, तो सिर्फ एक ऑथर को पढ़ के छोड़ देंगे? नहीं, हमको बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी एक ही विषय है हड़प्पा सभ्यता, और उस पर लिखे गए कम से कम 20-30 किताबों को क्या करेंगे? पढ़ें।
अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग तरीके से क्या किया होगा, उसको एक्सप्लेन किया होगा। तो आपके नॉलेज में क्या करेगा, इनरिचमेंट करेगा, आपके नॉलेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यानी सबका समराइज़ करें एक शब्दों में, यानी एक बात में, तो ये बोल सकते हैं कि सर इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए हमारे पास कितने तरह के स्रोत हैं, 3 तरह के। पहला पुरातत्व, जो कहाँ से प्राप्त होता है, खुदाई से प्राप्त होता है। और पुरातत्व के आधार पे हम लोग जो चैप्टर पढ़े उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि फ़लाने जगह से फ़लाना वस्तु मिला है, फ़लाने जगह से फ़लाना वस्तु मिला है। कोई दिक्कत। फिर दूसरा जो स्रोत था वो कौन सा स्रोत था, साहित्यिक स्रोत था। और साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जब मानव के पास उस समय के इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ लिखित प्रमाण मौजूद हों, लिखित प्रमाण मौजूद हों। जैसे वैदिक काल के बारे में जानने के लिए आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे क्या हैं, ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारे वेदों का उपवेद, ऐतरेय, कौशिकी, ये सब देखे थे। गंधर्व वेद ऐसे कुछ गंधर्व वेद का कुछ ऐसे था। इन सारे वेदों का उपवेद, साथ ही साथ वेदांग, जो 6 वेदांग लिखाए थे, साथ ही साथ बहुत सारे उपनिषद, 18 पुराण, ये सारे मिल करके आपको क्या देते हैं, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा। कोई दिक्कत। और सबसे बढ़िया प्रमाण आपके पास क्या था, महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है जिसकी रचना हज़ारों वर्ष में हुई है। तो सर जब कोई किताब हज़ारों वर्ष में लिखा जा रहा होगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि लिखने वाला बाकी आप आसपास के समाज की कोई घटना को नहीं देख रहा होगा, एकदम रूम में पैक होकर के लिख रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। और आसपास की घटना को देखेगा तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव, उसका थोड़ा सा पुट कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिख रहा है उसमें देखने को मिलेगा। समाज में जो घटना घट रहा होगा उसी को ना देख करके वो लिखेगा। हो सकता है थोड़ा कल्पना करे लेकिन घटना का सहारा तो लेगा। तो यानी सर उस किताब को पढ़ेंगे तो उस समय के सामाजिक परिस्थिति के बारे में भी जान पाएंगे और सामाजिक परिस्थिति में जान पाएंगे। और यही तो हमारा उद्देश्य है। इतिहास का उद्देश्य क्या है कि प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और ये जानकारी आपको कौन दे रहा है, साहित्य स्रोत। अब इसमें 2 तरह के साहित्यिक स्रोत देखे थे, एक धार्मिक, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में आपको बताए थे मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको अंत में जो बताए थे वो ये बताए थे कि सर बहुत सारे समय समय पर विदेशी भारत में आते रहे, बहुत सारे विदेशी यात्री कहाँ आते रहे। और जब भी कहीं नए जगह पर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जाता है तो वहाँ के बारे में जो भी जानकारी वो इकट्ठा करता है, जो भी जानकारी प्राप्त करता है, उसको अपने डायरी में नोट डाउन कर लेता है। जैसे आज के ज़माने में हम लोग कहीं पे जाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं, क्या करते हैं, और उस वीडियो को आ करके अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि देख भैया हम गेल लिया फलना जगह, एकदम ये चीज़ देख ली, ये चीज़ देख ली, ये चीज़ देख ली, होता है ना। दूसरे को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दूसरे को बताते हैं। आप लोग भी कहीं पे जाते होंगे तो स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस खुद को देखने के लिए या दूसरे को? तुम तो देख ही लिए, लेकिन तुम चाहते हो कि दूसरे को भी इसके बारे में बताएं, दूसरे को भी इसके बारे में बताएं। तो आप सिंपली क्या करते हो, वीडियो फ़ोटो बनाते हो या फ़ोटो खींचते हो और एकदम से अपलोड करते हो कि 100 लोग जाने, यही ना। अब सोचिए उस ज़माने में फ़ोटो का रिवाज नहीं था, वीडियो कैमरा का आविष्कार हुआ नहीं होगा। तो प्राचीन समय में जो विदेशी लोग भारत आते होंगे या फिर यहाँ के लोग जो विदेशों में जाते होंगे, वो कैसे अपनी बातों को जो देखते होंगे, जो कुछ भी अनुभव करते होंगे, जो कुछ भी सीखते होंगे, वो दूसरों तक कैसे पहुँचाते थे। तो उनके पास एक बहुत बढ़िया साधन था, डायरी। क्या करते थे वो, डायरी लिखते थे। जैसे
मान लेते हैं कोई चाइना का व्यक्ति भारत आया, कहाँ का व्यक्ति? चाइना का व्यक्ति भारत आएगा, तो भारत में जगह जगह पर घूमेगा। मान लो वो बोध गया गया, कहाँ गया? बोध गया। तो बोध गया गया तो वो बोध गया में क्या दिखेगा कि हमारे देश के ही बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहा है, और वो लोग किस धर्म को अपना रहा है, किस धर्म को मान रहा है? बौद्ध धर्म को मान रहा है। फिर वो ये देखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, यानी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की गई है और उन्हीं के नाम पे पूरे पूजे पाठ चल रहे हैं। देखेगा या नहीं दिखेगा? फिर वहाँ पे ये भी देखेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ के, यानी गया वगैरह के या बोध गया के आसपास के लोग बड़ी गरीबी में जी रहे हैं, या फिर उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। फिर ये भी देखेगा कि ये इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला है। ये सारी चीज़ों को क्या करेगा? देखेगा या नहीं दिखेगा? अब सोचो कि वो डायरी लिखने वाला व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है कि इन सारी बातों को वो अपने डायरी पे मेंशन कर लेगा। अगर कोई बाबा से मुलाकात हुआ जो उसको शिक्षा देगा, ज्ञान देगा, तो उसको भी बोलेगा कि हमने एक बाबा से मिला, वो हमको ईश्वर आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी दी। इन सब बातों को क्या करेगा? नोट डाउन कर लेगा। और सोचो सब डायरी पे नोट डाउन कर लिया और वो चला गया अपने देश। कहाँ गया? और वो चाहता है कि हम जिन बातों को अनुभव किए बोध गया में जाकर के, उसके बारे में दूसरों को भी बताए। तो वो क्या करेगा? उस डायरी को पब्लिश करवा देगा बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में क्या करवा देगा? पब्लिश करवा देगा और बेच देगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग पुस्तक खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद कहाँ के बारे में जान सकते हैं? गया के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ वो अगर गया आना चाहते हैं तो उनको एक हिंट भी मिल जाएगा कि भाई गया जाएंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगी, मंदिर कैसे होंगे, मंदिर का पुजारी कैसा होगा, मंदिर का मूर्ति किन की होगी, मंदिर कितने स्क्वायर फीट में फैला होगा, रहने की सुविधा होगा या नहीं, वहाँ पे विदेशियों के साथ, यानी जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये सारी चीज़ों के बारे में वो जान सकता है या नहीं जान सकता है? रहने खाने का कॉस्ट कितना, ये जान सकता है या नहीं जान सकता है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको किससे जानकारी मिलता है? तो जो विदेशी आते हैं या फिर कोई व्यक्ति अगर यहाँ आता है और यहाँ के बारे में अगर कुछ वर्णन करता है तो उसको पढ़ करके, उसको देख करके हमको उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन सर यहाँ पे चूँकि हम लोग प्राचीन काल के इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर बोले तो मध्यकाल के इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए मायने ये रखता है कि कौन सा विदेशी यात्री भारत आए और किसने क्या लिखा भारत के बारे में, जिससे हम लोग उस समय के समाज, उस समय के राजनीतिक व्यवस्था, उस समय के संस्कृति, उस समय के दर्शन के बारे में जान पाते हैं। तो उसमें से पहला विदेशी यात्री आपको जो पढ़ने को मिला होगा, जो जाने अनजाने विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ लिए होंगे, वो आपको कौन मिला होगा? मेगास्थनीज। जो किसके दरबार में आया था सर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और कहाँ का रहने वाला था सर? यूनान का रहने वाला था। यानी सर कोई बाहर का व्यक्ति भारत आया, भारत में रहा, भारत के राजा के दरबार में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी घटनाओं को देखा, जो भी राजनीतिक उठाव पटक उस समय चल रहा था, उन सबको देखा और उसका वर्णन कहाँ किया? अपनी पुस्तक इंडिका में किया। तो द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में उसका नाम था फाहियान। किसका नाम? फाहियान का नाम। कि वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और यहाँ की चीज़ों के बारे में देखा था। और भी व्यक्ति आए थे, एक वेनसांग, एक और व्यक्ति आया था। कौन? किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। और उसने भी बहुत कुछ भारत में देखा। जैसे हर्षवर्धन जब आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, उनसे मिला, उसमें पढ़ा जा करके, और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी क्या किया? इकट्ठा किया। तो स्वाभाविक है सर आकर के इन चीज़ों को देख रहा है तो वो अपने किताब में लिखेगा। किसमें लिखेगा? और अगर उनके किताब को पढ़ेंगे तो उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा,
उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो उन सब से हमको इतिहास को लिखने में, इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलेंगे सर साफ साफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब इसमें से आपको विदेशी यात्रियों में से मेगास्थनीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राचीन काल में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फाहियान, वैनशांग, ये हम लोग प्राचीन काल के जब इतिहास पढ़ रहे थे भाग नंबर 1 में प्राचीन भारत के इतिहास में इनका जिक्र आ चुका है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, यानी मध्यकाल का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं जो 1206 के बाद से चलेगा और 1757 के लगभग तक जाएगा। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास या वह दौर है जब भारत पे बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन भारत में होना शुरू हो गया। लेकिन 1206 के बाद से जब से दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा तब से लेकर के एक लंबे समय तक भारत क्या करेगा? भारत कहीं ना कहीं इन मुस्लिम शासकों के कब्ज़े में रहेगा। मुस्लिम शासक भारत पे रूल करते रहे और इसी समय का इतिहास हम लोग जानने वाले हैं। किसकी मदद से? इन विदेशी यात्रियों के जो विवरण है, जो यात्रा वृत्तांत है, इसको क्या बोलते हैं? विवरण को यात्रा वृत्तांत है, उनकी मदद से हम लोग जानने और समझने वाले हैं कि इन लोग कैसा जिक्र करता है। जब भारत आता है तो भारत में क्या देखता है और इसका जिक्र कैसे करता है। तो उसमें से सबसे पहले जो आपको पढ़ना है मध्यकाल के जो यात्री है वो है अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत कुछ आ रहा है तो बोलिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको, क्योंकि पुराने वाले पढ़े हैं, उनको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो उनको दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? विदेशी यात्री मतलब भारत का बाहर का कोई व्यक्ति कहाँ आएगा? भारत में जो कुछ भी देखेगा समझेगा, क्या करेगा? वो डायरी पे लिखेगा। उस डायरी को हो सकता है वो अपने बुक के रूप में प्रिंट करवाए। किस रूप में? और जब हम उस बुक को पढ़ेंगे तो उस समय के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो चूँकि उस समय ये बीता हुआ समय है, इसीलिए उसको किस श्रेणी में रख देंगे कि सर इनका बुक पढ़ करके हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। यानी इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो इनकी बुकों को क्या कर सकते हैं? उनकी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? अल-बरूनी। हाँ, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं? 5। यात्रियों के नज़रिए से। हाँ, चैप्टर नंबर कितना? देखिएगा, चैप्टर का नाम ही क्या है? यात्रियों के नज़रिए से। यानी अब हम लोग जो कुछ भी जानने और समझने वाले हैं वो किसके नज़र से? यात्रियों के नज़रिए से। और ये यात्री कहाँ के होंगे सर? तो यात्री बाहर से आए हुए होंगे, बाहर से आकर के कहाँ रह रहे होंगे? और भारत में रह रहे होंगे तो भारत में जो कुछ भी देखेंगे समझेंगे कहाँ लिखेंगे? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला विदेशी यात्री जो भारत आ रहा है वो कौन आ रहा है? अल-बरूनी। आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाए होंगे कि भारत में समय समय पर बहुत सारे लोग भारत आए और भारत में आकर के भारतीय स्थिति को देखा, समझा, उसे अपने रूप में लिखा। और ये स्रोत या ये पुस्तकें या उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें हम लोग को उस समय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति लिखे थे कौन सा? अल-बरूनी। फिर अल-बरूनी का हम लोग शुरू में जीवन परिचय जाने थे। किसके बारे में? अल-बरूनी के बारे में जीवन परिचय, कि सर इसका लाइफ स्टाइल कैसा रहा था, शुरुआती जीवन कैसा रहा था। तो देखे थे कि सर अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था, अल-बरूनी का जन्म हुआ था उज़्बेकिस्तान के शहर, उज़्बेकिस्तान के शहर ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म में कहाँ पे हुआ था?
ख्वारिज़्म में, कहीं पे खीवा भी देता है। ख्वारिज़्म में हुआ था। कब हुआ था सर? तो इसका जन्म में कब हुआ था सर? तो कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में। कब हुआ था? 973 ईस्वी में। और ख्वारिज़्म उस समय, ख्वारिज़्म उस समय शिक्षा का एक बहुत बढ़िया केंद्र था। यानी ऐसा शहर था जहाँ पे शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसे में अलबरूनी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो उच्च शिक्षा प्राप्त किया। नॉर्मल ऐसा नहीं कि 5वां 6ठा तक पढ़ करके छोड़ दिया, बल्कि वो हायर एजुकेशन तक पहुंचा। और इसके कारण उसको, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण उसको एक विद्वान के रूप में गिना जाने लगा, या फिर एक विद्वान के रूप में उसको प्रसिद्धि मिली। किसकी बात हो रहा है यहाँ पे? अलबरूनी। अलबरूनी इतना तेज़, इतना विद्वान क्यों है सर? तो पहला बात बताएं कि उसका जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म में ऐसा शहर था जो ख्वारिज़्म में क्या था? ख्वारिज़्म में शिक्षा का केंद्र था। यानी ख्वारिज़्म में ऐसा शहर था जहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। अब स्वाभाविक होगा जहाँ पे शिक्षा की अच्छा व्यवस्था होगी, पढ़ने लिखने वाला कोई बच्चा है तो बहुत अच्छा पढ़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। और यही कारण है कि किसको? अलबरूनी को ये लिखे, अलबरूनी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ है तो पढ़ लिख लेगा ज़्यादा, तो स्वाभाविक है उसकी प्रसिद्धि कैसे होगी? आम आदमी के रूप में या विद्वान के रूप में? विद्वान के रूप में। यानी अलबरूनी अब जाना माना एक क्या है? विद्वान है। विद्वान मतलब समझते हो ना, काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है कि गजनी का शासक होता है। कहाँ का? गजनी जगह है। गजनी क्या है? जगह है। उस जगह का शासक होता है मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। और मोहम्मद सुल्तान क्या करता है? ख्वारिज़्म पर अटैक कर देता है। पूरा देखिएगा, मध्य एशिया का उस समय का इलाका पूरा बंजर इलाका रहता था, खाने पीने के लाले पड़े हुए होते थे। वो क्या करते थे? एक कबीला अपना झुंड बनाकर दूसरे पर अटैक करता था, खाने पीने वाला चीज़ें चुरा लेता था। ठीक है। तो जब मोहम्मद सुल्तान, गजनी का जो शासक था मोहम्मद सुल्तान, आक्रमण करता है ख्वारिज़्म पर, तो वहाँ तो लूटपाट मचाता है, वो मचाता ही है। साथ ही साथ वहाँ के जो विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको अपने साथ गजनी ले आता है। जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको कहाँ ले आता है? गजनी ले आता है। और उसमें एक व्यक्ति भी आ गया। कौन? अलबरूनी। बेचारा अब तक मज़े से रह रहा था घर पे, और जैसे ही मोहम्मद सुल्तान का आक्रमण होता है वो कहाँ आ जाता है? ज़बरदस्ती उसको कहाँ ला लिया जाता है? गजनी। यानी बोलेंगे सर ख्वारिज़्म पर आक्रमण सुल्तान के साथ अलबरूनी कहाँ गया? गजनी आ गया। फिर प्रश्न आता है कि सर ये भारत कैसे पूछा? कहाँ? अभी क्या बोले कि उसका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ, उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान। फिर ये भारत कैसे आ गया सर? तो उसके पीछे की कहानी ये है कि देखिए, पहली बात, सुल्तान का आक्रमण होता है ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म में से उठा कर कहाँ ले जाया जाता है? गजनी ले आता है मोहम्मद सुल्तान। अगली बार क्या करेगा? ये जो मोहम्मद सुल्तान है उसका नाम होता है गजनी। क्या नाम होता है? गजनी, या गजनवी का कहीं कहीं पे लिखता है, उसका नाम ये था। गजनी जब भारत पे आक्रमण करता है, गजनी जब कहाँ आक्रमण करता है? शासक का नाम है गजनी, राजा का नाम है कुछ ऐसा। हाँ, जो आक्रमणकारी है उसका नाम है गजनी। गजनी जब भारत पे आक्रमण करता है तो उसके साथ कौन आ जाता है? कौन? अलबरूनी भी भारत आ जाता है। हाँ, यानी गजनी के आक्रमण के साथ अलबरूनी भी कहाँ पहुँच गया है? भारत। देखिए, अलबरूनी ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं का जानकार है। अलबरूनी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी भाषाओं का क्या है? जानकारी है। किन किन भाषाओं की जानकारी है सर? फारसी बोल लेता है, समझ लेता है। कौन सी भाषा का? फारसी। हिब्रू। कौन सा भाषा? हिब्रू। ऊपर से वो भारत आकर के संस्कृत भी सीख लिया है। कौन सी भाषा? संस्कृत भी सीख लिया। यानी वो कई भाषाओं का जानकार है।
और उसका बड़ा गहरा रुचि था क्या जानने में सर, तो भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए। भारत का जो दर्शन है उसके बारे में जानने के लिए उसकी बड़ा प्रकट इच्छा थी। भारत में ईश्वरत्व के सिद्धांत क्या है उसके बारे में भी वो जानना चाहता था। इसके लिए उसने भारत के जो ग्रंथ होते हैं, हिंदू ग्रंथ, उसको उन्होंने पढ़ा। इसलिए कहा जाता है कि वो पहला मुसलमान था। कौन? अल-बरूनी, जिसने पुराणों को पढ़ा था। हमारे वेद पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। बेचारा संस्कृत नहीं जानता था, फिर भी भारत आकर के संस्कृत जाना। क्यों? ताकि वो हमारे ग्रंथों को क्या कर सके, पढ़ सके, और भारत के दर्शन जो है, भारत के जो दर्शन है, भारत के जो विचार हैं, भारत की जो संस्कृति है, उसको वो जान पाए, उसको वो समझ पाए। और ये तभी संभव हो सकता था जब वो यहाँ के ग्रंथों को पढ़ता। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, संस्कृत की शिक्षा ली, भारतीय ग्रंथों को पढ़ा, भारतीय ग्रंथों को पढ़ा, और जो कुछ भी उसको समझ में आया, जो कुछ भी उसने समझा, उसको अपने किताब में क्या किया, लिखा। उसने भारत पे कई किताब लिखे हैं, उसने भारत पे कई किताब लिखा है। उनमें से सबसे जो प्रसिद्धि पाया वो कौन सा? किताबुल हिंद। तो एक प्रश्न आपको बोर्ड में ये पूछा जाता है कि सर अल-बरूनी की इनमें से कौन सी पुस्तक है? 4 पुस्तकों का ऑप्शन देगा और उसमें से एक का नाम है किताब-उल हिंद, किताब-उल, और इसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। तो ये 2 में से कोई भी एक ऑप्शन में रहे, आपको इसको क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। किताब-उल हिंद लिख करके डैश दीजिए। इस किताब की रचना, इस किताब की रचना अल-बरूनी ने की है, बरूनी ने की है, जिसमें 80 अध्याय हैं। अध्याय हैं। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट करके, यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। उन्होंने किताबुल हिंद की रचना क्यों की? देखिए, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अल-बरूनी ने किताबुल हिंद क्यों लिखा, एक प्रश्न ये आ सकता है। या फिर लिखेगा कि अल-बरूनी के किताबुल हिंद लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, लिखे। कितने नंबर में? तो लिखेगा अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना क्यों की, लिखेगा